It was a Rachin Ravindra and Kane Williamson show today with 100 scored by David Miller as well, लेकिन it was a bit too little too late towards the end. और इसके साथ एक convincing win के साथ 50 रन की win के साथ New Zealand have booked a date with India in the final of the ICC Champions Trophy. जल्दी से मैच समरी आपके सामने देख लेते हैं. New Zealand won the toss and elected to bat first, and it was a wonderful partnership, a partnership for the ages between Rachin Ravindra and Kane Williamson. और उसके बाद हमने देखा कि Glenn Phillips coming in with his cameo as well. 362 for 6, the highest score scored in the ICC Champions Trophy, and it was a record. It was always going to be an uphill task for South Africa. और South Africa के साथ थोड़ा सा पहली विकेट गिरने के बाद हमने देखा कि रासी वांडरडूसन और बवूमा की जो पार्टनरशिप लगी उसने काफ़ी स्टेबलाइज किया तो ज़रूर, लेकिन बिटवीन ओवर 11 एंड बिटवीन ओवर 21 एंड 40 साउथ अफ्रीका एंडेड अप लूजिंग 7 विकेट्स और वहाँ पे उनका मोमेंटम लूज हुआ. डेविड मिलर विद एन इम्प्रेसिव सेंचुरी, बट इट वाज अ केस ऑफ अ बिट टू लिटिल एंड टू लेट. जबकि जब न्यूजीलैंड की बॉलिंग की तरफ देखें तो इट वाज ऑल अबाउट मिचेल सैंटनर एंड हाउ ही कंट्रोल्ड द गेम. उसके अलावा मैट हेनरी ने अच्छा स्टार्ट दिया था. ग्लेन फिलिप्स came in and got some quick wickets with his spell. Lekin Rachin Ravindra was also quite handy with the ball and ended up with a man of the match performance. Conclusion, New Zealand won by 50 runs and qualified for the ICC Champions Trophy final. Welcome to Allied Bank Champions Zone with our post-match analysis of the ICC Champions Trophy semi-final that was just played between New Zealand and South Africa. आपने तमाम तरह एक्शन लाइव देखा ऑन तमाशा ऐप एंड माइको. और अब इस पे पोस्ट मैच एनालिसिस के लिए आई एम वेरी वेरी लकी टू बी जॉइंड बाय अ पैनल ऑफ चैंपियंस, पैनल ऑफ वेल फ्रैंकली स्पीकिंग आइकॉन्स as far as I'm concerned and my personal heroes. सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की फॉर्मर कैप्टन, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक नेम्स इन वुमेन्स क्रिकेट इन पाकिस्तान स्पेशली, और मैंने सुबह भी कहा, मैं फिर कहूँगा, अ रोल मॉडल नॉट जस्ट फॉर यंग गर्ल्स टेकिंग अप द स्पोर्ट बट यंग बॉयज एज वेल एंड एनीवन who wants to take up cricket. जवेरिया खान, क्या हाल है आपका जवेरिया? ठीक ठाक. थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन. आई एम हम्बल्ड. थैंक नहीं यू. नहीं, मैं तो अभी जवेरिया एक और बात कहूँ, मैं बाकी सबको ऑलराउंडर कहता हूँ, असल ऑलराउंडर तो पैनल पर जवेरिया है यहाँ पर. और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के माया नाज फास्ट बॉलर, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनर, 3 टाइम पीएसएल विनर एंड अकॉर्डिंग टू शादाब खान इंटरनेशनल ऑलराउंडर जनाब रुमान रईस. क्या हाल आपका रुमान? अल्लाह का शुक्र हैदर भाई, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक. और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एंड लेट्स जस्ट से फ्यूचर ऑलराउंडर, क्योंकि अब उन्होंने उसी तरफ फोकस करना है. मेरी को होस्ट भी थी एंड शी इज बीन मिस्ड ऑन दिस साइड बट शी इज हेयर विद हर वैल्यूएबल इनपुट ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल. जनाब कायनात इम्तियाज, क्या हाल आपका कायनात? बहुत अच्छा लगा है मुझे. अब समझ आ रहा है कि इंट्रोडक्शन अच्छा हो तो कितना अच्छा लगता है. ईगो कितनी बूस्ट होती है. और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनर एंड डायरेक्टर क्रिकेट ऑफ गनी ग्लास इंस्टीट्यूट, और उसके अलावा ऑलराउंडर, साइड मैचेस के विकेट कीपर, सीली पर स्पेशलिस्ट फील्डर जनाब सलमान भट्ट. क्या हाल आपका सलमान? वेल अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच. और ये बड़ा फ्लैटरी इंट्रोडक्शन है, बट आज एक चीज पता चल गई है कि हम सारे नकली ऑलराउंडर हैं. क्यों ये आप क्यों कह रहे हैं हम नकली ऑलराउंडर क्यों है? क्योंकि अभी आपने पहला इंट्रोडक्शन में कहा कि ये असली ऑलराउंडर है, तो फिर बाकी सारे नकली हो गए ना. हाँ वैसे सही कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वो तो प्रॉपर यार, उन्होंने तो अपने पूरा करियर एज एन ऑलराउंडर खेला है. अच्छा सलमान, सबसे ठीक है, वी आर हैप्पी टू बी नकली ऑलराउंडर. अच्छा सलमान, सबसे पहले एक बात, अगेन मैं आगे चल के डिटेल में न्यूजीलैंड की इनिंग्स पे तो मैं बात ज़रूर करूँगा, लेकिन हमने शुरू में पिच रिपोर्ट पे ये सुना कि मे बी देयर वुड बी सम सपोर्ट फॉर द सीमर्स, बट इट टर्न्ड आउट टू बी अनदर बेल्टर एंड अ रन फेस्ट. और जिस तरीके से रचिन रविंद्र थ्रू आउट खेल रहे, केन विलियमसन की तो हम तारीफ करते ही रहते हैं. दिस वाज हिज 5th सेंचुरी इन एन आईसीसी इवेंट. लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट हाउ you saw New Zealand construct their innings. आई थिंक दे वर डूइंग देयर यूजुअल बिजनेस. इनकी आप देखें तो टॉप ऑर्डर में लाजमी आपको पार्टनरशिप्स नजर आती हैं, एंड देयर इज अ ह्यूज फैक्टर
which does not only stabilize the innings, but they also keep on scoring runs. And one factor which they have and other teams at times miss out is कि इनका अगर कोई लड़का 50 कर रहा है ना तो he's going on to get 100. Whereas आपने देखा डूसन ने भी 50 की, बहुमा ने भी की. After soaking up those balls, इस तरह की chase और इस तरह की pitch पे ऊपर आप ये नहीं कर सकते कि then you get out. You have to bat a length, get 100 and let people bat around you. फिर इस तरह के टारगेट सेट भी होते हैं और चेस भी होते हैं. सो आई थिंक जो फर्क है न्यूजीलैंड का और बाकी टीमों का वो ये है कि उनका जो प्लेयर सेट हो रहा है ही गोज ऑल द वे एंड देन ही लीव्स अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल लाइक Daryl Mitchell and Glenn Phillips to come in and make a more create more problems for the opposition. So I think कि outstanding knock थी और दोनों का strike rate 100 plus था. Even in that construction of knock जो विलियमसन और इसकी है रविंद्रा की, दोनों का स्ट्राइक रेट वाज 100 प्लस. इट वाज द हाईलाइट ऑफ दिस ब्यूटीफुल पार्टनरशिप. अच्छा, और सलमान जो एक ख़ास बात रही है, आई मीन थोड़ा सा देखें, लाहौर से आए हूँ, लाहौर को मिस करूँ, लाहौर की थोड़ी सी तारीफ़ करूँगा. Gaddafi Stadium has given us good games as far as Runfest is concerned. Gaddafi has provided a shout out for the groundsman there. Definitely has to be a top notch piece of craft ही कह सकते हैं. ये जो पिच है, यानी जो मर्जी कर लें आप, इस पे 750-800 रन बनते हैं हर मैच में. और आई थिंक साउथ अफ्रीका अगर इसको मैसअप ना करता, अ चेस वाज ऑन द कार्ड्स. आई थिंक कि जहां पर वो दोनों आउट हुए हैं, एक तो डूसन की जगह अगर ये किसी लेफ्ट हैंडर को भेज देते, क्योंकि बहुमा जो है ना उसके इनिशियली अगर आप देखें तो फर्स्ट अराउंड 30 बॉल्स में ही वाज लाइक 8 और 9 रन. तो वहां पे पावर प्ले के अंदर इस तरह की चेस के अंदर आप ऐसा नहीं खेल सकते. आई थिंक ये वहां पर ही हर्ट देम एंड उसके बाद वो आउट हो गया. आफ्टर सोकिंग अप सो मेनी बॉल्स ही गॉट आउट. एंड आई थिंक ठीक है, क्यूटनेस अपार्ट, बट वो नुकसान कर गया. मतलब मैं एक तो पहले सलमान इस भाई बात बहुत पे hurt हुए हैं। एक तो मैं इस बात पे हैरान हो रहा था कि आज सलमान बबूमा को कैसे criticize कैसे करेंगे? क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो बात खत्म कर दी ना, क्यूटनेस असाइड. अगेन wonderful knocks by Rachin Ravindra and Kane Williamson. Let's just quickly have their package. And Javeria, अगर आप उनकी short selection पर उस पर ज़रा थोड़ा सा just talk us through the highlights that we have. Let's just quickly have the package of Rachin Ravindra and Kane Williamson जिस तरीके से उन्होंने खेला. पहले let's just talk about Rachin first. आई थिंक रचिन ने जिस खूबसूरती से खेला है, वो बहुत कम ऐसे बैटर्स होते हैं जो छोटी सी भी लेंथ को ना खेलते हैं और वो उसको बाउंड्री में कन्वर्ट करते हैं. तो अगर आप उनको देखें तो इस बैटर के लिए ना बहुत मुश्किल होता है हर वक्त कंसिस्टेंसी अच्छी जगह पे बॉल करना. तो उसने हर छोटी लेंथ को मारा. और विलियमसन शुरू में थोड़े से शेकी थे, कैचेस साउथ अफ्रीका अपने यूजुअल पे नहीं थे, कुछ 1-2 कैच उसके ड्रॉप हुए 11 रन पे, 50 कुछ रन पे. लेकिन बिकॉज ऑफ विलियमसन, रचिन ने जिस तरीके से खेला और एक्सप्रेस किया अपने आप को ऑल अराउंड द ग्राउंड, और ऐसी विकेट उसको सूट करती है जो उसका शेप है, जो उसका हिटिंग जोन है. तो बहुत खूबसूरत तरीके से इन दोनों ने इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया और उन्होंने 30 ओवर का इंतज़ार नहीं किया. 20 ओवर के बाद ही इन्होंने स्कोर बोर्ड बढ़ाते गए और जब स्पिनर्स आए तो उन्होंने उनको अटैक किया और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने वेट नहीं किया कि 30 ओवर के बाद हम लोग लेके चलेंगे. अच्छा, जो एक बात जवेरिया ने यहाँ पे की, मतलब आई कम्प्लीटली एग्री. रचिन ने हर चीज़ इस तरह एफर्टलेस लगी उनकी हर चीज़ में. केन विलियमसन की भी जो बात की थी, केन विलियमसन का भी, उनकी भी हमारे पास पैकेज है, जैसे कि उन्होंने परफॉर्म किया. और जो एक एलिमेंट अगेन आपको पार्टनरशिप में, देयर आर ऑलवेज 2 पीपल देयर टू बिल्ड अ पार्टनरशिप. ये केन विलियमसन की रोमान, इफ़ वी कैन जस्ट टॉक, इफ़ यू कैन टॉक अस थ्रू दिस. जी बिल्कुल, केन विलियमसन जिस तरह के प्लेयर हैं, अगर इनके साथ कोई सपोर्टिंग एंड जो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहा हो तो इनके लिए और आसान हो जाता है इस तरह की बैटिंग करना. और क्योंकि शॉट्स इनके पास सारी हैं, थ्रू द लाइन खेलते हैं, स्पिनर्स पे भी निकल के अपनी फीट यूज़ करते हैं, प्लस फिर ये पैडल्स वगैरह सारे स्लॉक स्वीप, आई थिंक सारे कंप्लीट शॉट्स हैं. अगर देखा जाए तो बहुत गैप, ये देखें पैडल भी खेल रहे हैं फास्ट बॉलर को. आई थिंक ये इस कंप्लीट प्लेयर, और जब सपोर्ट मिल रही हो सामने वाले एंड से तो ये और इजी हो जाता है इसके लिए बैटिंग करना, और उसको फिर स्ट्राइक रेट पे इतना फोकस नहीं करना पड़ता. बट वही बात सलमान भाई की कि आज दोनों जिस तरह से इनिंग को लेके चले, अगर आप इनके फर्स्ट 10 ओवर्स देखें तो इनका रन रेट था 5.70. सेकेंड फेज देखें 11 to 20 तो इनका रन रेट था 6+. 21 से 29 तक देखें तो इनका रन रेट था 7 पे. तो आई थिंक कि आज जिस तरह प्लान से एग्जीक्यूशन इनकी चलती गई है थ्रू द फेसेस, वो बहुत ब्यूटीफुल था. और थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि जो वही बात आती है कि जब आपके 2 मेन बैट्समैन टॉप 3 के एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके दे दें
लोअर ऑर्डर के लिए, तो उनके लिए जॉब बहुत ईजी हो जाता है। और बॉलर्स जो बॉलिंग टीम होती है वो डेफिनेटली अंडर प्रेशर होती है। नहीं, और इन्होंने जो फेज़ वाली बात की, फेज़ बाय फेज़ ब्रेकडाउन भी हमारे पास है, लेकिन कायनात ग्लेन फिलिप्स जो हम सबके फेवरेट थ्रू आउट जा रहे हैं, उनका अगेन अनदर एक्सप्लोसिव कैमियो टुवर्ड्स द एंड। लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट दैट एज वेल, क्योंकि वही वजह थी, आई थिंक ग्लेन फिलिप्स की ही इनिंग्स थी जिसकी वजह से 300 Absolutely. और 360 के बीच वाला और कोई score 181 नहीं के है। strike rate पे वो Exactly. खेल रहे हैं। The So let's strike just rate quickly was have a look at phenomenal. Glenn Phillips, कायनात। well, absolutely, उन्होंने आते साथ ही स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया था, बिल्कुल फॉर्म में लगे, मुश्किल नहीं आ रही थी बिल्कुल खेलने में, स्पेशली पिच की वजह से भी, क्योंकि बॉल आ रहा था बैट्समैन के पास। एंड ऑल दी एक्सेप्शनल शॉट, जो सीधे शॉट भी उन्होंने खेले हैं, एक्सप्लोसिव बैटिंग दिखाई है। अपना स्ट्राइक रेट जो था उनका सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि दैट कैमियो जो उनका पार्ट है, जिस तरीके से वो प्ले कर रहा है, हैज़ बीन एक्सेप्शनल। ये रोमान आप बात कर रहे थे फेज बाय फेज, ये हम ब्रेकडाउन देख सकते हैं कि किस तरीके से वो लेकर चले। और अगेन अभी भी आप वो देख सकते हैं कि देयर वाज ऑलवेज एन अपवर्ड मोमेंटम। और जो साउथ अफ्रीका ने लूज़ किया अपनी वो 7 विकेटें गंवाने के बाद इन बिटवीन द 21st एंड द 40th ओवर, तो अगेन कंप्लीट बैटिंग परफॉर्मेंस देयर बाय न्यूजीलैंड। अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा, सलमान, आपको लगता है कि कोई टैक्टिकली गलत चीज़ हुई है साउथ अफ्रीका की तरफ से इन द फील्ड, या इट वाज जस्ट वाजंट देयर डे एज फार एज द बॉलर्स वर कंसर्न्ड? आई थिंक दे आप मैच से पहले आपको याद है पिच रिपोर्ट पे ही स्पोक अबाउट द हार्ड लेंथ्स एंड ही स्पोक अबाउट द टॉल बॉलर्स यूजिंग द शॉर्ट बॉल। आई थिंक न्यूजीलैंड जो थे ना, दे वर अप टू द टास्क। आप देखिए कि रचिन रविंद्रा ने कितनी पुल शॉट्स मारी हैं ऊपर लेंथ। He picked every shot of length ball and it went for a boundary. So I think they were on top of his game. जो भी साउथ अफ्रीका का प्लान था हार्ड लेंथ को हिट करने का, उन्होंने उसको स्कोरिंग ऑप्शंस में कन्वर्ट किया है। सो इट वाज द एक्सीलेंस ऑफ द मैन, इसी बॉलर्स को बाकी टीमों ने, इंग्लैंड ने भी स्ट्रगल किया है इनके पिछले बॉलों पे, और दूसरी टीम्स ने भी स्ट्रगल किया है। लेकिन कम न्यूजीलैंड, आई थिंक दे वर अप टू द टास्क। एंड जिस तरह उनके प्लेयर्स ने खेला, वो भी एक प्रॉपर, आप देखें रचिन का जो एक ओपनर जब एक लंबी बारी लेता है और उसका स्ट्राइक रेट ये हो, और जो इसका 100 प्लस था, और उसका जो रिस्क एलिमेंट है वो मिनिमम हो, यानी कि वो क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहा है। विलियमसन ने तो फिर कुछ पैडल मारे हैं, कुछ जगह दी है, इधर उधर हुआ है, लेकिन रचिन रविंद्रा हैड आंसर टू एवरी डिलीवरी एंड इट वाज अ मिनिमम रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड सॉर्ट ऑफ एन इनिंग। सो आई थिंक जितने भी यंग ओपनर्स हैं, इफ दे वॉच हिम, दिस इज द वे टू बैट। मॉडर्न क्रिकेट हो, विच एवर क्रिकेट यू नेम इट, इट इज द एक्सीलेंस ऑफ द मैन कि वो अच्छे बॉलों को, दूर की लेंथ को, ही कैन ड्राइव थ्रू द कवर्स, ही कैन पंच द सेम बॉल, थोड़ा सा स्क्वायर ड्राइव कर देता है, उसी बॉल को मिड विकेट के ऊपर मारता है। सो इसमें ना आपको वो सईद भाई वाला टच नजर आता है। एक बॉल को इसके पास 3 से 4 ऑप्शंस हैं, एंड दिस इज नॉट समथिंग यू सी वेरी कॉमन इन यंग प्लेयर्स। आई थिंक ही इज बियॉन्ड हिज ईयर्स। जिस तरह की इसकी मैच्योरिटी है, इज गॉट 500 इन 13 गेम्स। इसका एपिटाइट भी जो है ना, वो अनयूजुअल है। यंग प्लेयर्स को अगर देखा जाए, वो खुश हो जाते हैं 50 करके। नहीं, ये पूरा जाता है। और ये बिग मैच प्लेयर है, क्योंकि 500 सेंचुरी जो सलमान ने पॉइंट आउट की, सारी आईसीसी इवेंट्स की हैं। तो आई मीन दैट जस्ट गोज टू शो हिज टेम्परामेंट। प्लस यार, आप लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी करते हो, तो आप कितनी बड़ी एसेट हैं। और अब अभी तो हम लोग अगेन ग्लेन फिलिप्स और बाकी सब की फील्डिंग में शायद इसकी फील्डिंग गायब हो जाती है। न्यूजीलैंड के तो फील्डिंग स्टैंडर्ड्स भी इतने ऊंचे हैं कि मस्ट, आई मीन अ कंप्लीट पैकेज एज फार एज अ प्लेयर इज कंसर्न। रोमान, आप बॉलिंग कर रहे हो, आपके आगे एक रिकॉर्ड चेस सेट हो जाए, अब आप जब वापस जाते हैं ड्रेसिंग रूम में, और क्या कॉन्वर्सेशन होती है, क्या प्लान होता है कि अब इस चेस को कैसे लेकर चल रहा है? क्योंकि अगेन 362 आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा हो, तो ऑब्वियसली जिस तरह टेम्बा बवूमा ने भी अपने पोस्ट मैच में कहा कि हम लोग, उन्होंने हमें शुरू से ही दे पुट अस अंडर प्रेशर एंड पुट अस अंडर द पम्प। तो क्या कॉन्वर्सेशन हो रही होती होगी, क्या बात होती होगी कि कैसे प्रोसीड करना है एज ए चेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू या एज ए चेजिंग पॉइंट? एज ए चेजिंग पॉइंट, एज ए चेजिंग देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि फेसेस में पार्टनरशिप लगाना। आई थिंक जब पिच अच्छा बिहेव कर रहा हो, जैसे सलमान मैंने शुरू में एक बात की कि जब आपका ओपनर ऐसे फेस में खेल रहा हो कि जहाँ पावर प्ले चल रहा है और वो टू मच बॉल्स डॉट करे, तो वो जो एक मोमेंटम मिलना चाहिए था साउथ अफ्रीका को, जो कि बहुत बुरा खेलने के बाद भी 60 पे फिनिश किया उन्होंने अपना पावर प्ले, तो ये कुड भी बेटर हो सकता था, जो 70 प्लस हो सकता था। तो आई थिंक ये एक थोड़ी सी जगह थी जहाँ पे हुआ। और जब आपको पता है कि जब आज ड्यू नहीं गिरनी और सारा कुछ है, और जब स्पिनर्स इनके आने हैं और जो कि इनके डोमिनेटिंग स्पिनर्स हैं थ्रू आउट द चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई नेशन से, अगर आप देखें
सेंटनर और ब्रेसवेल ने जिस तरह से लीड किया इनकी मिडिल ओवर की बॉलिंग को, तो आई थिंक उसके लिए आपको प्लान बी तैयार रखना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पर क्लासन आउट हुए वहाँ से गेम चेंज हो गया था, क्योंकि क्लासन ने टू अर्ली अटैक करने की कोशिश की, जबकि रस्सी को जो एक बॉल हुआ आई थिंक वो इस पिच पे एक अच्छा बॉल हुआ, वरना वो बहुत अच्छी इनिंग बिल्ड कर रहे थे। और वो ऐसा प्लेयर है जो सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से थ्रू आउट द इनिंग वो लेके चलता रहता, जैसे रचिन लेके चल रहे थे गेम को अपनी। तो आई थिंक एक सपोर्टिंग एंड चाहिए था वहाँ से, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेल क्रेडिट जाता है सेंटनर को कि जिस तरह से उसने थ्री इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए हैं साउथ अफ्रीका के, जिसमें आई थिंक रसी एंड क्लासन और एक और किसी को आउट किया उसने बीच में। मैं नाम भूल रहा हमारे हूँ। पास फॉलो विकेट्स भी हैं, हम उस पर बात भी कर लेंगे। अच्छा सलमान, एक अगेन मैं आपसे जल्दी से वाली बात करूँ। आपने वाली बात की कि जब टेम्बा बवूमा शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे तो हो सकता है कि वो लेफ्ट हैंडर को किसी को ऊपर भेज देते या कोई प्रॉब्ली कोई ऐसी चीज़ करते ताकि अटैक करते वो इन द पावर प्ले। मैं पावर प्ले से रिलेटेड बात तो नहीं करूँगा, लेकिन हमने मिलर की भी इनिंग्स देखी। मिलर एक एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर भी हैं। ही माइट बी प्लेइंग वन ऑफ हिज लास्ट फ्यू आईसीसी 50 ओवर इवेंट्स एज वेल। तो मिलर आए, उन्होंने एंड पर वो दिखाया भी कि वो उनके पास सारे वो टूल्स थे भी कि वो अगर टाइम मिलता या कोई उनके साथ खेलता तो वो शायद ही कुड हैव डन समथिंग। डू यू थिंक मिलर एट नंबर 6 वाज अ बिट टू लो? एग्जैक्टली, आई थिंक आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है, बिकॉज मिलर एक पूरा बैट्समैन है, वो स्लॉगर नहीं है। ही नोज के स्ट्राइक रोटेट करनी है, कब पक्का खेलना है, कब अटैक करना है, और सेंटनर ने बीच में आना था। और जब बवूमा स्ट्रगल कर रहे थे, वेंडरडूसन भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो आते ही छक्के मारे। मिलर ऐसा प्लेयर है कि पहली भी बॉल स्लॉट में मिलती तो वो हिट मारता है। तो वो दोनों एक जैसे इकट्ठे हो गए पिच पे। हालांकि वेंडरडूसन बहुत बेहतर प्लेयर है बवूमा से, बट द स्टाइल ऑफ प्ले was quite similar, क्योंकि दोनों टाइम टेकर्स थे। और you were chasing not 320 के आखिर में पकड़ लें, it was 362 जिसमें साथ साथ लेके चलना है आपने, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही 7+ का रन रेट है। तो इसमें आप 7-8 ओवर अपने खराब नहीं कर सकते। इस तरह की चेज में हर वक्त एक बंदा जो है उसके सर पे कफन होता है कि मैंने चांस लेना है, और दूसरे को वो स्टेबिलिटी फैक्टर प्रोवाइड कर रहा होता है। So I think ये Bavuma being the captain, he should have known that he has to go. Even अगर वो आउट भी हो जाते तो कोई मसला नहीं था। उनके पहले 25 बॉल ऐसे थे कि जैसे वो जो है ना पहली इनिंग खेल रहे हैं, वो टोटल सेट कर रहे हैं। He was taking his time, knowing के बोर्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट है और मे बी रिकॉर्ड चेज करनी पड़े। So I think he was missing the boat by the way that he was playing. अगर वहां पर मिलर आते तो लेफ्ट हैंडर को फॉर अ लॉन्गर टाइम वो कोप कर सकते थे। जो राइट हैंडर्स को बॉल हुए, ये बॉल लेफ्ट हैंडर्स को शायद उतने इफेक्टिव ना होते। जवेरिया, अगर इतना पहले ना भी आते, अगर नंबर 3 पे ना भी आते मिलर, तो जब भी अगेन हम लोग हमारी ड्रेसिंग रूम में भी डेविड मिलर रह चुके हुए हैं। एक टैक्टिकल अप्रोच हमने भी ली हुई है। अगेन आई नो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज द फॉर्मेट्स T20 और वनडे में वाला नहीं कह रहा, लेकिन मिलर का एक जो स्टैंड आउट फीचर है, अगर आप उनके नंबर्स निकालें अगेंस्ट स्पिन, तो ही इज़ अ वेरी अटैकिंग ऑप्शन अगेंस्ट स्पिन। बाजिद खान की मैं कमेंट्री सुन रहा था तो उन्होंने बीच में एक मौके पे कहा कि अगर तो क्योंकि सेंटनर बहुत लेट आए बॉलिंग करने के लिए, उन्होंने कहा कि जी अगर सेंटनर को साउथ अफ्रीका ने अटैक ना किया और सेंटनर को उन्होंने सेटल होने दिया तो फिर तो आप मैच हार गए, क्योंकि सेंटनर के फिर 10 ओवर इसी तरह गुजर जाने जो हमें नज़र भी आए। मे बी मिलर अगर 3 पे ना भी आ रहे हो तो जब बवूमा आउट हुए हैं तो मे बी उसके बाद मिलर कुड हैव कम इन अहेड ऑफ क्लासन और समथिंग लाइक दैट। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा सेंटनर काफ़ी लेट आया, उसका भी एक मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी कैप्टनसी थी। उन्होंने क्या किया, जो ऑफ स्पिनर थे उन्होंने उसको 26-27वें ओवर तक उसके 7 ओवर का स्पेल कंप्लीट कर दिया, ताकि नीचे जो पावर हिटर्स है, जो राइटी है, उसको वो ऑफ स्पिनर मिले नहीं, और उसके टाइम पे जो बाहर निकालता है वो ऑपरेट करे। तो सेंटनर जितना स्मार्ट बॉलर है उसको वहाँ पे मारना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो जिस फ्लाइट से करता है बड़ा मुश्किल होता है, वो निकलने भी देता नहीं है। तो उन्होंने वहाँ पे स्मार्ट कैप्टनसी की, वेयर एज जो एडन मार्करम थे वो 24 ओवर के बाद अपनी बॉलिंग करने आए, जबकि रचिन एडन मार्करम में प्रॉब्लम हो रहा था उनको। तो अगर वो उसको पहले लेके आते तो शायद थोड़ा कुछ चेंज होता। और जहाँ तक आपने बात की मिलर को लाने की पहले, मिलर अगर 3 पे नहीं तो 4 पे उसको आप लेके आ सकते थे, ताकि अगर उसका आपका लेफ्ट आर्म भी करा रहा होता तो शायद वो उसको निगोशिएट कर लेते और ब्रेसवेल फिर हटता और इस तरीके से वो टैक्टिकल चेंज करते। लेकिन मेरे ख्याल में वो बिल्कुल अपने पैटर्न पे चलेगा और कुछ चेंज नहीं किया। ये पैटर्न वाली बात आपकी बिल्कुल वही वाली बात का है ना, क्योंकि जब आप
ठीक है, आप 280 चेज़ कर रहे हो, 300 चेज़ कर रहे हो, 320 चेज़ कर रहे हो, आप अपने पैटर्न पे रहें क्योंकि अब तो एक्सपेक्टेड है कि चलो ठीक है इतना तक तो आपने करना है। लेकिन जहाँ 360 है तो मे बी यू थ्रो आउट योर टेम्पलेट, थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो एंड डू समथिंग डिफरेंट। वेल एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका जो वो लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहा, उसका रीज़न ही यही है कि वो ऑन द बिग प्रेशर गेम्स वो नहीं निकल पाते अपने कंफर्ट जोन से। वो उसी पैटर्न पे जो बात की है, पैटर्न पर ही रह रहे हैं एंड दे नॉट डूइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स कि हम बैटिंग ऑर्डर शिफ्ट कर दें अपना थोड़ा, क्योंकि ऑफ कोर्स 362 इज़ अ ह्यूज टोटल। आपको कुछ ना कुछ, आपने जो आपके अटैकिंग प्लेयर्स हैं आपको ऊपर लाना होगा, स्पेशली आफ्टर बमुमा जो स्लो स्टार्ट आपको मिला है एंड यू हैड टू डू समथिंग डिफरेंट। लेकिन वही लाइन जो क्रॉस नहीं हो रही, द रीज़न इज़ दैट कि वो अडेप्टेबिलिटी नहीं है जो फ़ौरन से आनी चाहिए। अच्छा, फॉल ऑफ विकेट्स देख लेते हैं साउथ अफ्रीका की, क्योंकि उसमें काफ़ी हद तक शॉर्ट सिलेक्शन भी कवर हो जाएगी, उसमें न्यूजीलैंड ने क्या किया वो भी कवर हो जाएगा। रुमान, इफ़ यू कैन जस्ट वॉक अस थ्रू दिस। ये देखें, ये जो इनकी फॉल ऑफ विकेट्स थी इस पे देखते हैं। सबसे पहले रिकल्टन से, क्योंकि एक्सपेक्टेड था। आई थिंक दैट वाज अ गुड बॉल। फिर अगेन के बैक किया अपनी लेंथ को, मुझे लगता है इस सरफेस में थोड़ा सा स्टिक भी किया स्टिक बॉल। किया एग्जैक्टली, क्योंकि सेकंड टाइम पे थोड़ा ग्रिप करना शुरू किया बॉल ने। ये देखें, ये भी निकले, ये भी ग्रिप किया हल्का सा बॉल। और अभी से और वही पिछले बात ओवर में देखिए, एक pace- ड्रॉप भी हुआ था विलियमसन Yes, से। कि जो पेस की वेरिएशन है ना एज ए स्पिनर, ये बहुत कमाल करते हैं सेंटनर। ये एक वेरिएशन से खेलते हैं बैट्समैन के साथ, तो आई थिंक ये व्हाट अ बॉल। दिस वाज अ क्रूशियल विकेट, क्योंकि अब वैन डर डूसन ने एक्सेलरेट भी करना Yes. शुरू कर दिया था यहाँ पर। व्हाट अ बॉल। तो मतलब इस बॉल के ऊपर आप कुछ कहने, आई थिंक ये दैट इज अ बैड तो poor शॉट shot. टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उसने 3 बॉल उसको एक जगह की है, पहले स्लो की है 2 बॉलें, देन उसको वही उसी जगह से बॉल थोड़ा सा फ्लैटर किया है, और वो बैकफुट पे जो अपनी पावर यूज़ करते हैं क्लासन अगेंस्ट द स्पिन, वो करने गए और वो हाथ में चला गया। ये सॉफ्ट डिसमिसल कहूँगा मैं, ये भी थोड़ा सा कैजुअल खेल गए, सिंगल करने गए ये और फंसा बॉल, हल्का सा ये रुका? या ठीक हो गया। और अब ये यहाँ अगेन तो फिर काम वही शुरू हो गया था कि जब आप अटैक नहीं करोगे तो फिर रन चेस कैसे करोगे। तो आई थिंक आई थिंक इन्होंने ब्रेसविल का पीरियड थोड़ा अच्छा नहीं खेला। दोनों राइट राइट हैंड बैट्समैन जब खेल रहे थे वहाँ पे उनको चांस लेना चाहिए था, ताकि सेटनर पे पूरा ऑल आउट उनको जाने की तो जैसे जरूरत आपने नहीं हैदर होती। भाई बात की ना शुरू में कि अगर बाजिद भाई वाली कि अगर आप सेंटनर पे अटैक नहीं करेंगे और अगर उसकी लाइन और लेंथ सेट हो गई तो वो फिर इतनी आराम से हिट नहीं खाता है। उसकी थ्रू आउट जो सक्सेस रही है वो रही यही है कि वो उसकी इकोनॉमी देख लें आप, और उसके मिडिल फेसेस में आके विकेट लेना, दैट्स अ बिग रीज़न कि उस पर कोई अटैक उस तरह से करता नहीं है। ठीक है। और वही वाली मैं भी वही वाली बात कर रहा था सलमान, कि आप अगेन जब इतना बड़ा स्कोर चेस कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको डिसरप्टिव करना ही होता है। तो मे बी सैंटनर के खिलाफ देखिए, प्लान कुड हैव बीन डिफरेंट। हैदर भाई, जब आप 362 चेज करते हैं ना, तो एक आधा बॉलर होता है जिसको आप कह सकते हैं कि यार इसको जरा देख के चांस लेना, लेकिन एक ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि इसके ऊपर जरूर चांस लेना। आपने इसमें हर बॉलर पे रन्स करने हैं, फेयर इनफ, वरना आप एब्सोल्युटली। 360 नहीं कर सकते। सो आई थिंक फ्रॉम द वर्ड गो साउथ अफ्रीका मिस्ड द ट्रिक्स एंड देन दे केप्ट ऑन मिसिंग द ट्रिक्स। वो पावर प्ले का यूज ना करना, वो मिलर को, मैं आपको ना एक गेम बताता हूँ, 1996 वर्ल्ड कप, ये उस दौर के अंदर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर फाइनल था इंडिया में। न्यूजीलैंड ने प्रमोट किया 1 डाउन पे क्रिस हैरिस को, ही स्कोर्ड 100 एंड न्यूजीलैंड गॉट टू 290 समथिंग या 300 समथिंग। उसकी चेस में इनिशियली ऑस्ट्रेलिया थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। इन्होंने भेजा शेन वॉर्न को ऊपर, उसने मेरा ख्याल है कोई 12-13 गेंदों में 28 या 30 रन किए, 3-4 छक्के मारे, एंड दे गॉट बैक द रन रेट। इन द एंड दे एंडेड अप चेजिंग। सो दिस इज वे बैक 28 साल पहले की बात कर। साउथ अफ्रीका ने आज भी वो ट्राई नहीं किया जो ये दो मुल्क उस वक्त कर रहे थे इन 1996 इन द वर्ल्ड कप इन इंडिया। सो आई मीन कि सेंटनर ने आना है, आज हवा तेज है, जैसे पहले बात हुई कि आज फॉस्ट नहीं पड़नी थी, लाइकली था कि वो नहीं होगी, थोड़ा बहुत ग्रिप होगा, तो फिर नए बॉल पे ऊपर अटैक करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सो आई थिंक टैक्टिकली साउथ अफ्रीका वर नॉट स्विच्ड ऑन एंड इन द एंड दे हैड टू पे द प्राइस। ठीक हो गया। एक स्टैंड आउट फीचर थ्रू आउट जो रहा है वो न्यूजीलैंड की फील्डिंग रही है। हमारे पास एक ग्राफिक है जिसके अंदर सारी जो टीम्स हैं उनकी कितने कैच एफिशिएंसी कितनी थी वो है, वो अगर हम सामने रखें। सलमान, आप शायद पढ़ नहीं सकेंगे तो मैं आपको पढ़ के आई रीड इट आउट लाउड फॉर यू। अच्छा, सो लेट्स जस्ट क्विकली हैव दैट। ये इनके जो वंडरफुल कैचेस रहे हैं, और ये प्राइमरीली ग्लेन फिलिप्स ही का पैकेज है, तो ये पहले ग्लेन फिलिप्स ही को देख लेते हैं। मिस्टर फ्लाइंग कीवी। हाँ, और ये विलियमसन वाला कैच भी था अगेन। सो देव बीन डूइंग रियली रियली वेल, और उन्होंने स्कोर भी काफ़ी हो गया। ये कैच एफिशिएंसी अगर सलमान आप देख सक रहे हैं
तो इसमें अगेन आप क्लियरली देख जी सकते जी मैं हैं कि देख रहा हूँ। द टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट्स आर राइट अप देयर एट द टॉप. The concerning part for me is the name at the bottom. देखिए, दिस इज अ प्लेस दैट वी ओन, यू नो, एवरीवेयर यू गो वी आर एट दिस प्लेस। तो ये हमारा प्लॉट है जी। ये अभी आज तक चाहे वो कोई भी ये फॉर्मेट हो। हमारा फेसिंग पार्क कॉर्नर प्लॉट. एक और चीज़ बड़ी कंसर्निंग है कि हमने इतने सारे ये मैचेस खेले हैं, सिर्फ हमारे अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो 10 है टोटल। अच्छा, ओके, फेयर इनफ. आप ये वाली बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि टोटल 10 अपॉर्चुनिटीज थी. अपॉर्चुनिटीज क्रिएट भी नहीं ना की। यस, आप देखिए ना कि नए बॉल पे हम लोग कितनी ज्यादा, अगर आप पिच मैप्स जो हम निकालते हैं, हम जरा अपने पिच मैप्स देख लें तो जो 6 और 8 मीटर की बात रोमान करते हैं, एंड हाउ मेनी टाइम्स वी हिट द 6 to 8 मीटर्स पैच, मेरा ख्याल है उसमें भी हम बॉटम पे ही बॉटम होंगे। पे ही होंगे, एग्जैक्टली। मतलब बेसिकली एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान एग्जीक्यूशन, जवेरिया इज द यस, बिगेस्ट कंसर्न हमारे यस। लिए. अगर क्योंकि आप जो मर्जी कप्तान ले आए, आप जो मर्जी प्लान ले आए, एग्जीक्यूशन अगर सही नहीं हो रही तो क्या किया जा सकता है? पता है मुझे लगता है कि एक होता है टीम प्लान, हमारा ज़्यादातर ज़ाती प्लान ज़्यादा होता है. अब अगर फॉर इंस्टेंस अगर शाहीन ने आना है, अगर कंडीशन डिमांड नहीं कर रही कि फुल पिच करो, वो फिर भी करेंगे, वो पूरे 2 ओवर लगा देंगे, उसमें बहुत सारे चौके होके चले जाएंगे. लेकिन एक ये है कि अगर किसी ने प्लान दे दिया है तो वो एग्जीक्यूशन पे बात नहीं आती. डू वी हैव द स्किल? आई डोंट थिंक सो. वो स्किल इसलिए नहीं है, मैं आपको कहती हूँ कि जो हमारे जो अब मेन बॉलर्स हैं वो लॉन्गर फॉर्मेट नहीं खेलते हैं. तो जब लॉन्गर फॉर्मेट नहीं खेलते तो बड़ी मुश्किल हो जाती है. आप एक जगह पे कराते रहो, ना ही आपका टेम्पो बनता है, ना ही आप में इतना सब्र होता है. तो एक जगह फेंकने के लिए बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत है, जो मेरे ख्याल में T20 फॉर्मेट आपको वो अलाउ नहीं करता. और ये इस एनालिसिस की सबसे ख़ास बात ये थी कि आपको अगर बैकग्राउंड में सलमान बट नज़र आ रहे थे तो वो यूं नॉड कर रहे थे, ऊपर नीचे बहुत ज़ोर से नॉडिंग हो रही थी. यहाँ पर इस वक्त सलमान की नहीं, आई एम वेरी, यू नो, आई एम ग्लैड टू हियर दिस बिकॉज ये एब्सोल्युटली पर्टिनेंट चीज है जो इन्होंने बात की है ना, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, आपकी मसल मेमोरी की गेम है। एंड इफ द मेमोरी हैज नो, यू नो, आइडिया कि जी इस जगह बॉलिंग करनी है, कितनी दफा करनी है। हमारे माशाल्लाह प्लेयर्स वो हैं जिनके 30 टेस्ट मैच जो है ना, उस सॉरी फर्स्ट क्लास के मैचों में 27 टेस्ट मैच है और 3 फर्स्ट क्लास के मैच, तो उनको आदत ही नहीं है बेसिकली। एंड वो ये रोमान से पूछे ना कितनी लंबी बॉलिंग करने के बाद आता है, आज का लड़का आता है वो 4 ओवर से ज्यादा बॉलिंग ही नहीं करता दिन में, ही हैंग्स हिज बूट्स एंड ही गोस टू द जिम एंड ही ट्रू। गोस समवेयर एल्स। तो थी. आपको लंबी बॉलिंग जब तक नहीं करेंगे, यू कैन नॉट हैव दैट सॉर्ट ऑफ कंट्रोल। अभी तक आप देख लें कि फर्स्ट क्लास का मैच खेल के तैयारी की है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की, इसने स्टार्क ने और कमिंस ने, उन्होंने 2-2 फर्स्ट क्लास के मैच खेले हैं 5 टेस्ट की सीरीज से पहले। नहीं, आप बिल्कुल, और ये वाली बात हमने पहले भी हाईलाइट की है कि स्किल पे काम करने के लिए यू कैन नॉट ओवरलुक द फर्स्ट क्लास एक्सपोजर एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम दैट. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके सवालों को शो का हिस्सा बनाएंगे. हैशटैग आस्क द चैंपियंस पे अपने सवालात भेजें एंड विल पुट देम बिफोर द पैनल. देखते रहें एलाइड बैंक चैंपियन जोन. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक टू एलाइड बैंक चैंपियन जोन लाइव ऑन तमाशा ऐप एंड माइको. अब वक्त हो रहा है आपके सवालों का. हैशटैग आस्क द चैंपियंस पे अपने सवालात भेजें एंड वील ट्राई टू फीचर एज मेनी एज वी पॉसिबली कैन इन द शो. सबसे पहले सवाल को जी जल्दी से ले लेते हैं स्क्रीन पर. अगेन कल से पाकिस्तान की स्क्वाड अनाउंस हुई भी है, तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा सवाल हमें उससे रिलेटेड हैं. आफ्ताब अली का ये सवाल है, वो कह रहे हैं कि जी आगा सलमान अली आगा, उन्होंने कहा कि जी हमें फेयरलेस क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है. T20s में हमें वो अप्रोच और माइंडसेट फॉलो करने की ज़रूरत है या मैच करने की ज़रूरत है जो मॉडर्न डे में होती है. वो कह रहे हैं मेरा सवाल है सलमान सर से, क्या आपको लगता है कि हमारे कप्तान विल बी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट? हिज स्ट्राइक रेट ऑफ 79 इन 6 T20 इंटरनेशनल, 50 रन, 64 बॉल्स, 5 इनिंग्स. तो एक तो इससे पहले कि सलमान आप जवाब दें, थोड़ा सा मैं आगा के डिफेंस में एक बात कर दूं. यार उन्होंने डोमेस्टिक T20 में भी मतलब रीजनेबल किया, भी उन्हें मौका तो दें, भी देखें तो सही वो क्या करते हैं. मतलब इससे पहले फॉर पासिंग अ वर्डिक्ट. सलमान आपने इस पे कुछ कमेंट करना है तो कर दें. देखिए हैदर भाई, आई एम ऑल फॉर सपोर्टिंग आगा एंड ऑल द पाकिस्तान प्लेयर्स। अल्लाह करे कि ये बहुत अच्छा खेलें एंड दे कम आउट ऑफ
their misery, which obviously hasn't been top-notch performances in the very recent past, especially T20 format के अंदर. लेकिन मेरी एक request है, somebody academically, please teach them the actual meaning of intent. अगर मुझे किसी से लड़ाई हो जाए और मुझे कोई बांध के मारे, तो मेरा इंटेंट तो है कि मैं इसको जवाब दूं, लेकिन अगर मेरे हाथ बंधे हैं ना, तो मेरा रिसोर्स नहीं है जवाब देने का. So intent is applicable where your resources are there and then you can be able to execute. आप इंटेंट किए जाते हैं. उसने एक और बात की थी बड़ी इंटरेस्टिंग, और वो ये थी कि हम हाई रिस्क क्रिकेट खेलेंगे. Why not play smart cricket? Why not do what is necessary or do what is required? मेरा ख्याल है कि ये एक मिसलीडिंग अल्फाज का इस्तेमाल है और बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है. एंड इसके मेरा ख्याल है हमारे लड़कों ने समझ लिया इसका मतलब है जाओ और बस मार दो, ना मौका देखो, ना सिचुएशन देखो, ना स्कोर बोर्ड देखो. आई थिंक दिस इज समथिंग वी रियली नीड टू गेट इट आउट ऑफ देयर हेड्स. वो जो इंटेंट वाली टीम थी ना इंग्लैंड, वो अब इससे भाग रही है और हम अब मेरा ख्याल है उनकी जगह लेना चाह रहे हैं. अच्छा, इससे पहले कि हम आगे इस पे कॉन्वर्सेशन करें, वैसे इंटेंट की तस्वीर तो हम भी करते रहे हैं थ्रू आउट उस पर, लेकिन हमने रोमान थ्रू आउट ये वाली बात हाईलाइट किया. मैं एक दफ़ा फिर हाईलाइट करता हूँ कि इंटेंट का मतलब हर दफ़ा छक्का मारना नहीं है. आप उस बॉल पे किस तरह मैक्सिमाइज कर सकते हैं स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, चाहे वो बेशक सिंगल ही क्यों ना हो, वो कैसे होता है. सो राइट, सो इफ़ यू कैन जस्ट एलैबोरेट ऑन इंटेंट वंस मोर, फिर हम तो थोड़ी सी और कॉन्वर्सेशन भी कर लेंगे. मैं एक छोटी सी मिसाल आज के मैच से दे देता हूँ, रचिन रविंद्रा की इनिंग से. ठीक है. इंटेंट इसको कहते हैं कि कीप रोटेटिंग द स्ट्राइक. अच्छे बॉल को स्मार्ट क्रिकेट शॉट्स खेल के गैप में थ्रू प्रॉपर क्रिकेट शॉट खेल के भी आप मैच कर सकते हो स्ट्राइक रेट को 100+ से. तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ छक्के ही लगेंगे तो स्ट्राइक रेट 150 का होगा. अगर आप सेंसिबल होंगे, आपको गैप्स निकालना आते हैं, आपको थ्रू द लाइन शॉट्स मारने आती हैं, तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं 140-150 के स्ट्राइक रेट को इन T20s. मैं हमेशा बड़ा बिलीवर हूँ कि आपका जो टॉप ऑर्डर होता है ना, उसको खुली छूट होती है कि वो जाए और खेले, लेकिन उसके अंदर भी ये देखे कि अगर सिचुएशन में स्विंग हो रहा है तो उसको पहले मैनेज करे, देखे कि हो क्या रहा है, पिच क्या बिहेव कर रहा है, बॉलर्स का क्या प्लान है. एक आध ओवर लेने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो आई थिंक कि ये जो मिस रीडिंग वाली बात की ना सलमान भाई ने, इंटेंट की और हाई रिस्क अप्रोच की, बिल्कुल होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल खेलना चाहिए. लेकिन स्मार्ट क्रिकेट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्मार्ट ब्रेन, क्योंकि क्रिकेट गेम अवेयरनेस बार दिमाग पे तो उसी पर आ जाते हैं. क्योंकि देखें इन दी एंड माइंडसेट जो है ना वो सबसे की है एज ए क्रिकेटर, क्रिकेट खेलते हुए, कि अगर आपका गेम में दिमाग उस वक्त चल रहा है ऑन द पॉइंट, ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, तो आप एग्जीक्यूशन आपकी अच्छी से अच्छी होती चली जाती है. ठीक है जवेरिया, मेरा ना बहुत मैसिव सॉफ्ट कॉर्नर है सलमान अली आगा को लेकर. मैं उन्हें उस तरह पर्सनली नहीं जानता, लेकिन आई एम अ फ़ैन ऑफ हाउ ही अप्रोचेस हिज गेम. आपको एक हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल नज़र आता है, आपको एक वो यूटिलिटी क्रिकेटर नज़र आता है, आपको एक वो बंदा नज़र आता है. मतलब जब वो सदर्न पंजाब की भी कप्तानी करते थे तो आपको बाहर से नज़र आता था कि वो घबराते नहीं थे कोई एक्शंस और स्टेप्स लेने में. तो पर्सनली आई रियली वांट, और जिस तरह सलमान ने कहा, मैंने कल भी कहा कि जो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, ख़ासतौर पे जो कप्तानी करता है, हम हमेशा दुआ करते हैं यार ये सक्सेसफुल हो. तो पहले तो अगर मैं सलमान अली आगा की बात करूं तो योर असेसमेंट, आई थिंक अगर वो ये कह रहे हैं तो ही हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दिस, नहीं? अब बिल्कुल सबसे पहले तो एक बात है कि अगर हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, फ़र्ज़ करें मैं कहूँ दुनिया चाँद पे जा रही है, मुझे भी जाना है. अब उन सबको चाँद पे जाने का तरीका आता है. अब मुझे चाँद पे जाना है, मैं ऐसे तो नहीं जा सकती ना, आई हैव टू लर्न दिस. तो हम लोग बहुत तरीके से बात कर लेते हैं, हमें ये करना है, वे करना है. मैंने आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये टॉप 3 इसलिए रखे हैं क्योंकि पावर प्ले में हमें वो चाहिए जो एरियल खेले. तो एक ठप्पा नहीं लगना चाहिए कि किस किस्म का हमने खेलना है. हम बिल्कुल नीचे पे चले जाते हैं, कभी एरियल पे निकल जाते हैं. जहाँ तक सलमान अली आगा की बात है, बहुत कम पाकिस्तान ने वो प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं जो बहुत स्मार्ट हैं. उस बंदे की गेम अवेयरनेस बहुत ज़बरदस्त है. उसने पाकिस्तान को जिस फेजेस से निकाला है, वो टेस्ट और वनडे का एक बेहतरीन प्रोडक्ट बन रहा है. मुझसे अगर कोई पूछा, अगर कहे तो मैं डेफिनेटली कहूँ कि वो वनडे का एक बहुत ज़बरदस्त कप्तान बन सकता है. हमारी मुल्क का अलमिया यही है, जो जहाँ करेगा उसको दूसरी जगह रिवॉर्ड करेंगे
और जो जहाँ नहीं करेगा उसको हम दूसरी जगह से टाटा बाय बाय कर देंगे। तो ये हमारे सब कुछ हमारे अगर मलबा प्लेयर्स पे डाल देते हैं तो वो गलत है। कभी कभी जब प्लेयर्स की स्क्रूटनी होती है तो मेरे ख्याल में इस सिस्टम में अगर जिस दिन सिस्टम की स्क्रूटनी होना शुरू हो जाएगी हमारी टीम बिल्कुल सेटल हो जाएगी। अब अगर सलमान अली आगा यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाते तो उसको टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है। ऐसे हमने रिजवान को कप्तान बनाया 4 महीने में, 4 महीने में हमने डिसाइड कर लिया वो कप्तान ठीक नहीं है, हमने उसको चेंज कर दिया। रिजवान का प्रॉब्लम नहीं था, आपकी जजमेंट का प्रॉब्लम था। ये हमने कहा वी हैव मेड आवर सेल्फ, मतलब हमने मॉकरी अपनी अपनी बना दी इस दुनिया में जिस तरीके से हम लोग चेंज करें। तो आई थिंक वी शुड गिव सलमान अली आगा टाइम, क्योंकि वो बड़ा मिच्योर बंदा है, उसके पास गेम अवेयरनेस बहुत है और वो अपने आप को इवॉल्व करता है। क्योंकि PSL में मैंने इस्लामाबाद यूनाइटेड में उसको देखा है, वो खेल सकता है इनिंग। तो आई थिंक वो उसको टाइम देना चाहिए। अच्छा कायनात, मैं सिर्फ इसमें एक बात यही टच करूँगा कि अगेन मैं थ्रू आउट ये वाली बात करता रहा हूँ, हमने पहले भी बात की कि अगला ICC इवेंट जो आपका है वो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है। आपके मैचेस सारे एक्सपेक्टेड श्रीलंका में हैं। उन कंडीशंस में सलमान अली आगा विद हिज ऑफ स्पिन कमिंग इन पॉसिबली बैटिंग एट 3 would make sense and could be a resource जो बल्कि आप उसे यूज़ कर सकते हैं सही तरीके से। Your 2 words on Salman Ali Agha and his possible leadership, and then we'll proceed forward. Well, I think he will prove himself very well क्योंकि the way he approaches the game is exceptional और अगर वो इसको continue कर सके, बाकी players अगर उनसे सीख सके इस चीज़ को, but I would really want कि वो कप्तानी का pressure लेके उनकी performance effect ना हो, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे players का यही मसला रहा है कि जब कप्तानी आती है तो अपनी personal performance effect हो जाती है। I really hope कि वो ना हो and पाकिस्तान एक player ना खो दे इस process में कि हम एक कप्तान बना रहे हैं, and this is very important for पाकिस्तान क्योंकि फाइनली हमें एक स्कोरिंग प्लेयर मिल रहा है जो नीचे से तेज़ खेल रहा है एंड जो इंपॉर्टेंट रन है वहाँ पे बना सकते हैं, हमें मैच विनर बना सकते हैं सलमान अली आगा को। सो आई रियली होप कि वो हम इस प्रोसेस में उस प्लेयर को ना खोएं। ठीक हो गया। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ आप सारी कह बात दें। पे कि इस प्रोसेस में आपने कहा ना कि एक प्लेयर ना खो दें। आई थिंक जब एक चीज़ का आपने डिसीजन लिया ना और आपने उसको कप्तान बनाया तो उसे बैक करें। उसको बैक के ज़्यादा उसको अथॉरिटी करें, अथॉरिटी दें कि ये तुम्हारा पूल है प्लेयर्स का। भैया अथॉरिटी तो नहीं मिलती सलमान भैया को इतनी जल्दी। सर वरना फिर आप सही नहीं कर सकते अपनी क्रिकेट को। वही तो बात है कि जब वरना तक आप एक दो अकाउंटेबल सीरीज कैसे नहीं करेंगे? आप ये अगर उसकी किसी भी अगर 2 सीरीज आप लोगों को ये पता चल जाए ना कि फलां फैसला किसने लिया है तो काइंडली सारे मुझे भी बता देना। वही तो मैं कह रहा हूँ। इस वक्त आई थिंक जो सलमान अली आगा एटलीस्ट शुरू के ट्रांजिशनल फेज में, मुझे लगता है, मेरी उम्मीद नहीं है कि ये हो, वो यही होगा कि अभी के लिए उन्हें एक स्क्वाड दे दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि इसे मैनेज करो फॉर द टाइम बीइंग। खैर अगले सवाल की तरफ चलते हैं एंड देन वील होपफुली आई थिंक आगे चल के भी हमें मौका मिले इस पे बात करने का। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आसिम अलवी का सवाल है कि कोई मुबस्सिर खान को इतना हाईली रेट क्यों नहीं करता? 24 साल की उम्र में वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रह चुके हैं कायद आज़म ट्रॉफी में ट्वाइस, और उन्होंने रिसेंटली बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया है वाइट बॉल में भी। आगा अगर टीम में है तो ही विल नॉट गेट चांसेस, बट व्हाई आरंट वी ग्रूमिंग हिम? किसी ने कोई मुबस्सिर पे यहाँ पर एनीवन हु वांट्स टू चिप इन? जवेरिया आप बात करना चाहेंगी? आई हैव सीन इनफ ऑफ हिम, और वो ऑफ स्पिनर है और अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, और उनकी ऑफ स्पिनर में क्वालिटी है कि तेज़ तेज़ करते हैं, मतलब वो टाइम नहीं देते, और बड़ा अच्छा उसका। ज़रूरी नहीं है हर एक को उसी टाइम मौका मिल जाए। हमारा प्रॉब्लम ही यही है कि हमें हर एक को पाकिस्तान टीम में ही खिलाना है। थोड़ा सा डोमेस्टिक खेल लें। अगर एक दफ़ा प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बन गए तो दूसरी बार भी बन जाए, तीसरी बार भी बन जाए, तो हर एक का अपना टाइम पीरियड होता है आने का। अगर मिच्योर बन के आएँ तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि लंबी रेस खेलें। हमारे यहाँ होता है मिच्योर अभी फ़ौरन हम जैसी परफॉर्म करता है वी वांट हिम इन द स्क्वाड। तो आई थिंक ये वाला भी बहुत थोड़ी सी अपनी जगह को हमें एक पाकिस्तान की कैप देने के लिए थोड़ा सा हमने प्राइड और एक कीमत रखनी चाहिए, ना कि फ़ौरन परफॉर्मेंस पे हम घूमगा। बेशक वो टैलेंट है, पोटेंशियल है, और ही सर्व लॉन्ग वे। सलमान, हमारी जो हमारे चीफ सेलेक्टर रुमान रईस ने कुछ प्रोबेबल्स अनाउंस किए थे कुछ दिन में, उसमें तो मुबस्सिर का शायद नाम था नहीं? जी बिल्कुल था, और वो 3 लेयर्स बनी थी, और जरा वो रोमान को उसको याद होगा कि वो स्लैश थर्ड पे था। बात यह है कि जवेरिया ने बिल्कुल सही कहा है कि देयर हैज टू बी इयर्स बैकिंग अप योर कमिंग इनटू पाकिस्तान टीम। आप आगा का देख लीजिए कि कितने साल से डोमेस्टिक खेल रहा है,
कितने साल इसने लाहौर को रिप्रेजेंट किया है और इसे कई साल बाद जाकर वो पंजाब और वो जो 5 टीमों में जगह मिली थी। इसके पास पहले 5-6 साल तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं था, ये सिर्फ एसोसिएशन से खेलता था। सो ही हैज़ डन द हार्ड यार्ड्स। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम चाहते हैं 111 की प्लेइंग 11 हो, तो सिर्फ 11 की होती है, नॉट एवरीबॉडी कैन गेट इनटू इट। नहीं यार, ये तो आपने आपने सबकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है, सही कह सलमान रहे हैं, वाली बात बिल्कुल कर सही रहे कह हैं। रहे हैं। लेकिन अगर हम ऑफ स्पिन ऑलराउंडर्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे जो इस वक्त मुबस्सिर पर एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, बॉलिंग पर तो कायनात आई थिंक ही इज़ वंडरफुल, लेकिन आई थिंक वाइट बॉल में फॉर हिम टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द अपॉर्चुनिटी प्रॉब्ली विल हैव टू बैट हायर अप द ऑर्डर। अभी तक जहाँ पे भी उसे वाइट बॉल में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो नीचे ही मिलती हैं। हैव यू सीन मच ऑफ हिम? No, no, I haven't seen much of him. लेकिन by the talks, I mean, I've figured a little bit about him. थोड़ी बहुत इनिंग्स की फॉलो की है लेकिन नॉट मच। 100% ऊपर बारी मिलेगी तो वो उसी तरीके से परफॉर्मेंस देंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक कि आपके पास जो टैलेंट है आप उसको जल्दी रिकग्नाइज करके नॉट पाकिस्तान नहीं खिलवाएं लेकिन एटलीस्ट उसको अब द ऑर्डर बैट बारी देना स्टार्ट करें सो दैट ही कैन स्टार्ट परफॉर्मिंग। एंड हम उस नंबर का, मुझे लगता है कि हमें नंबर स्पेसिफिक प्लेयर्स अब बनाने चाहिए पाकिस्तान को कि यू नो कि हमें 4 पे खिलाना है इस प्लेयर को, तो आप 4 पर ही उसको बारी दो डोमेस्टिकली और PSL में भी यू स्टार्ट पुशिंग द प्लेयर्स टू बैट अप द ऑर्डर। रोमान, हमने ब्रेक लेनी है लेकिन क्विकली योर थॉट्स ऑन मुबस्सिर's बैटिंग? यार मैंने उसको जितना भी खेलते हुए देखा है, ही इज़ कैपेबल प्लेयर कि वो खेल सकता है मिडिल ऑर्डर में भी और लोअर ऑर्डर में भी। बट वही बात है कि प्रिपेयर करें उसको पहले, उसको खेलने दें, इसको मिच्योर होने दें। क्योंकि देखें ऐसा नंबर जो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर का ना, उसके अंदर जब तक प्रेशर हैंडलिंग सही से नहीं आएगी ना तो वो मैचों को जिता नहीं सकता। तो आई थिंक मेरा मानना ये कि वो गुड प्लेयर है, गुड फील्डर, गुड बॉलर एंड गुड बैट्समैन। तो मे बी थोड़ा सा उसको टाइम देना चाहिए और उसको बैकअप के लिए तैयार करना चाहिए। ठीक है जी। हैशटैग आस्क द चैंपियंस पे आपके सवालात हैं, उन्हें हमने शो का हिस्सा बनाया। एक आज ट्वीट और पोस्ट और भी आई हुई है जेसन गिलेस्पी की, उस पर उन्होंने हैशटैग आस्क द चैंपियन नहीं लगाया तो इसलिए मैं वो शेयर नहीं कर रहा, लेकिन मेरे अंदर की फुप्पो का दिल बड़ा कर रहा है उससे बात करने का। लेकिन मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि आप कंट्रोल करें, तो वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वी विल कंक्लूड आवर शो। देखते रहें एलाइड बैंक चैंपियन जोन। वेलकम बैक टू एलाइड बैंक चैंपियन जोन लाइव ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। आज एक थोड़ी सी साइड वाली खबर है जिसमें मैंने थोड़ी सी आपके साथ शरारत तो कर दी है ब्रेक पे जाने से पहले, लेकिन आपको बताते चलें कि एक जेसन गिलेस्पी ने अपने इंस्टाग्राम पर और थ्रेड पर एक पोस्ट लगाई हुई, अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर कीजिएगा, जिसमें उन्होंने इस वक्त एक जो कोट आया आकिब भाई का, उस पर उन्होंने एक लेट्स जस्ट से रिबटल दिया हुआ है। तो वो अगर आप ज़रूर देखें क्योंकि उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 दिन काफ़ी लोगों को मौक़ा मिलेगा उस पर बात करने का। लेकिन अब थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट द अपकमिंग फाइनल दैट विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड न्यू ज़ीलैंड। अगेन दुबई में होगा, तो हम ऑलरेडी ये वाली बात कर चुके हुए हैं कि इंडिया को ज़्यादा एडवांटेज है। लेकिन इफ़ वी लुक एट इट, लेट्स जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हैव द कन्फर्मेशन ऑफ द मैच। फाइनल 9 मार्च को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से आपको हम बराह रास्त दिखाएंगे। 2 बजे मैच स्टार्ट होगा, जो आप तमाम इंटरेक्शन लाइव देख सकते हैं ऑन तमाशा ऐप एंड माइको, जबकि हम आपके सामने 1 बजे हाजिर होंगे विद एलाइड बैंक चैंपियन जोन। जो एक ख़ास बात मुझे अब लग रही है, जिस तरीके की आज की परफॉर्मेंस थी एंड इवन जो न्यूजीलैंड की पिछली परफॉर्मेंस थी, आई थिंक द वे न्यूजीलैंड इज़ गोइंग इट शुड बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम, लेकिन फेयर टू से दैट इंडिया वुड बी द फेवरेट्स। सबसे बड़ा पॉजिटिव सलमान, इस जो सेमीफाइनल खेला है न्यूजीलैंड ने, सबसे बड़ा पॉजिटिव वो क्या लेकर जाएंगे जो उन्हें हेल्प करे इन द फाइनल अगेंस्ट इंडिया? I think definitely the men in form और बड़े-बड़े runs कर रहे हैं, especially the left-hander in form because they have to contend with 2 left-arm spinners in the Indian side, जो कि जडेजा हैं और अक्षर पटेल हैं, and then there's another left-arm wrist spinner. So I think रविंद्रा का लंबा खेलना बड़ा ज़रूरी है if New Zealand want to score big or to chase a decent total, दोनों सूरतों में, क्योंकि ये एक ऐसी ऑप्शन है कि जो पिच पे भी रहती है और अच्छे रन रेट को मेंटेन भी करती है। तो आई थिंक उसका रहना बहुत जरूरी है। राइट हैंडर्स जो हैं उनके जो शॉट्स है ना इनके पास,
वो इस पिच पे जो लाहौर में थी, जिस पे बॉल बल्ले पे आता है, वो लग जाते हैं। लेकिन जिस किस्म की क्रिकेट आपको दुबई में चाहिए ना, वो स्कोरिंग जोन्स का फर्क है। वहां पे यू नीड रविंद्रा जडेजा स्पेशली, एंड समबडी आउट ऑफ डैरिल मिचेल एंड ग्लेन फिलिप्स टू फायर। ये 3 बंदों का फायर करना नेसेसरी है टू डू गुड इन दुबई, बिकॉज ये उस तरह के प्लेयर हैं हु कैन फोर्स द इशू। बाकी जो प्लेयर्स हैं वो टच प्लेयर्स हैं, और टच प्लेयर जो हैं वो दुबई की कंडीशन में अगेंस्ट इंडियन स्पिन, आई थिंक दे माइट स्ट्रगल। ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा, एक चीज़ कायनात जो थ्रू आउट चल रही है, एक साइड स्टोरी बन गई। आप सोच लें साइड क्वेस्ट ही चल रहा है साइड पर, वो है रोहित शर्मा के नॉन स्टॉप टॉसेस हारना और स्टिल एंडिंग अप विद ऑन द विनिंग साइड। सो आई मीन जस्ट अगर इसी वक्त, अगर जिस तरह की हमने कंडीशंस देखी, अगर उन्हीं पे करके बात करें, तो इफ़ इंडिया विंस द टॉस, व्हाट डू यू थिंक दे शुड डू? Well, I think there is very less possibility कि इंडिया टॉस जीतेगा। ओहो, जो रोहित 50% से नीचे ले गई है कायनात, 50% से नीचे ले गई है इस वक्त। ओ भाई, क्योंकि नहीं, रोहित भी तो हर टॉस पे यही कह रहा है ना कि इट्स अ गुड टॉस टू लूज, क्योंकि इट्स फाइन, मैं डिसाइड नहीं करना था, मुझे डिसाइड नहीं करना था। सो इट्स गोइंग गुड फॉर देम, सो अच्छी बात है, जैसे चल रहा है जैसे चलने दें। लेकिन इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, क्योंकि दोनों चीज़ें, मुझे लगता है कि इंडिया दोनों चीज़ों में बहुत कंफर्टेबल है। दे आर एक्सट्रीम, अपनी सुप्रीम फॉर्म में है इस वक्त सारे प्लेयर्स उनके A to Z। दे माइट चूज टू बैट फर्स्ट एज वेल। तो इट्स क्वाइट, इस पर कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत जो साइड है उनकी बहुत अच्छी फॉर्म में है। हाँ, न्यूजीलैंड को ये है कि हो सकता है वो भी बैटिंग करने का ही फैसला करें, ताकि एक टारगेट दे दे एंड देन दे कैन डिफेंड। रुमान, मोहम्मद शामी स्टैंड आउट बॉलर रहे जब भी उन्होंने खेला है अभी तक, उधर अर्ली ब्रेक थ्रूज भी मिली हैं, लेकिन जिसने न्यूजीलैंड को सबसे ज़्यादा तंग किया था, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि वो इफेक्टिवली एक डेड रबर था जो लास्ट टाइम था, लेकिन वरुण चक्रवर्ती वाज द वन हु ट्रबल्ड न्यूजीलैंड द मोस्ट। कैसे हैंडल करेंगे वरुण चक्रवर्ती को? आई थिंक डिपेंड करता है कि अब पिछले मैच में तो 6 दिन का टाइम मिल गया था, अभी भी 5 दिन का टाइम मिल गया पिच अच्छी करने के लिए। अगर एक अच्छा फाइनल दिखाना है आवाम को और पूरी दुनिया को, तो आई थिंक थोड़ा पिच बेहतर करना चाहिए, ताकि इक्वल चीज़ें हों मैच के अंदर। और मैं समझता हूँ कि वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह पिछले मैच में भी बॉलिंग की है, ही इज़ एक्सेप्शनल सो फार। और शामी का एक बहुत बड़ा एज है, क्योंकि एक्सपीरियंस बॉलर है। और देखना भी पड़ेगा कि मैं फिर बोलूँगा, अगर जैसे आपने इनसे सवाल किया ना कि टॉस जीत के अगर इंडिया, रोहित शर्मा जीत जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेगा। मुझे मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे भी वैसे ही लग रहा है, टू कीप पुट न्यूजीलैंड अंडर प्रेशर, अंडर नहीं प्रेशर। जवेरिया? यस, बिल्कुल ऐसी बात है। और टॉस वो हारे या जीते, जब उनके पास रिसोर्सेज पूरे हैं तो उनको टॉस से फ़र्क नहीं पड़ता। और रुमान भाई बात कर रहे हैं कि अच्छी पिच बनाई जाए, अच्छी पिच इंडिया के फेवर में ज़रूर बनाई जाएगी। यार जवेरिया की इसी बात पर पहले तो आप मुझे बताएं, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस जॉइनिंग अस टुडे? वेरी वेरी नाइस। और मैं सलमान भाई की एनालिसिस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मैं इनके सामने आज कह रही हूँ, लेकिन वैसे भी मैं कहती हूँ कि जो इनका दिमाग है, जो इनकी बातें हैं, मेरा इस शो पे आने का मकसद ही ये था। जब मुझे पता था ये हैं, और रुमान भाई के साथ मेरा पुराना एक शो हुआ है, तो अच्छा है, तो आई हैड अ ग्रेट टाइम। और कायनात भी। नहीं नहीं, हो गया, रिपोर्ट रजिस्टर हो गया। यार फिर एक ऐसा इंट्रोडक्शन भी नहीं मिला होगा। नहीं नहीं, लेकिन फिर मैं यही कहता हूँ कि मैं फिर घर ही जाता हूँ। थैंक यू सो मच कायनात, थैंक यू सो मच सलमान, थैंक यू जवेरिया, सलमान, थैंक यू एज ऑलवेज। अब जी कुछ दिनों का ब्रेक है हमारे पास, लेकिन अब फाइनल में आपके सामने फिर एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक अगर आप अपनी कोई टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनाना चाहते हैं, तो हैशटैग आस्क द चैंपियंस पे अपनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट भेजें, एंड वी विल ट्राई टू फीचर देम जितनी भी हम कर सकें इन आवर शो। उसके अलावा प्रिडिक्शन टेबल अब मैंने इंसिस्ट किया कि हम ना ही दिखाएं, क्योंकि अब हसन अली बहुत आगे चला गया। हसन अली की प्रिडिक्शन आज भी ठीक, हसन अली की प्रिडिक्शन कल भी ठीक, जो वॉश आउट हुए वो भी ठीक, जो मैचेस नहीं हुए वो भी ठीक, जो वार्म अप वो भी ठीक। तो इसलिए फिर इस वक्त हसन अली को वैसे ही हम जिता देंगे। लेकिन आपको हमारा शो कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए हैदर अज़हर को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।